ये आपके आरएसी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 TR इज इक्वल्स टू 1 TR इज इक्वल्स टू। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो TR है ये होता क्या है। जो TR है ये होता क्या है। ठीक है, TR जो है आपका SI यूनिट होता है। TR क्या होता है? SI यूनिट होता है। ठीक है, SI यूनिट होता है। किसका होता है SI यूनिट? TR SI यूनिट किसका होता है? रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का रेफ्रिजरेशन का यूनिट होता है TR। ठीक है, अब देखिए TR तो शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग TR को बोलते क्या है? टन। TR को हम लोग क्या बोलते हैं? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो TONNE, टन बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है वो है आपका TR। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं कि 1 TR इज इक्वल्स टू होता क्या है। तो आपको मैंने क्लास में बताया था 1 TR इज इक्वल्स टू आपका होता है 3.5 किलोवाट। ठीक है, तो अब देखिए ये जो किलोवाट लिखा हुआ है मैंने, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? सपोज करिए इसको मान लीजिए हमें कन्वर्ट, ये किलोवाट को हम और क्या लिख सकते हैं? तो किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? के को के लिखेंगे। और ये जो आपका वाट है, ये जो आपका वाट है, ठीक है, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है ये आपका सिर्फ वाट है। ओके, आपका एज इट इज। तो मालूम ये चला कि 1 TR इज इक्वल्स टू क्या होता है? 3.5 किलोवाट। ठीक है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? किलो, कि किलो को किलो लिख देंगे, और वाट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। तो हमें मालूम ये चल गया कि 1 TR इज इक्वल्स टू, ये भी हो सकता है क्या? 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में मैंने आपको 3.5 किलोवाट दिया है। ठीक है, बट हो सकता है वो इसको एग्जाम में किलोवाट ना लिख के ये लिख देता 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, है ना। 3.5 किलो जूल पर सेकेंड ये दे देता यूनिट, बजाय इसके अभी जो उसने आपको ऑप्शन में दिया है किलोवाट, है ना, अब ये दे देता किलो जूल पर सेकेंड। तो दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस यूनिट का डिफरेंस है। जो जूल पर सेकेंड है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाट लिख सकते हैं। ये देखिए, जूल पर सेकेंड है उसको हम लोग लिख सकते हैं वाट। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एक तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। अब उसने आपको और भी ऑप्शन दे रखे हैं तो हम लोग चेक करेंगे, है ना। अब इसलिए हम लोग चेक करेंगे क्योंकि आपको ऑल ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसको चेक करना जरूरी है। चलिए ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि एक टीआर में, टीआर क्या होता है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीआर लिखते हैं। तो 1 TR आपको ये पता चल गया 3.5 किलो वाट होते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग और लिख सकते हैं 3.5 किलो वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। चलिए ठीक है, अब देखिए ये अभी क्या है अपने पास? ये जूल पर सेकेंड में है, पर सेकेंड में है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मिनट के भी दे रखे हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मिनट के भी दे रखे हैं। कोई बात नहीं, हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप 3.5 किलो वाट या किलो जूल पर सेकेंड को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 210, ठीक है, किलो जूल पर मिनट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे, आप ऑप्शन में देखेंगे कि ये भी गिवन है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। अब ये एक बात बताइए, आप आपको दो ऑप्शन मिल गए हैं, ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है। तो जब दो ऑप्शन सही हैं तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऑल हो जाएगा, आपका आंसर ऑल हो जाएगा। तो आप ऑल में जो है टिक कर दोगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, देखिए जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप, सर हाँ बोलो। सर 200 सर जो पहले क्वेश्चन में 232 वाला था वो कैसे निकाले सर, ध्यान नहीं दिए। उसको निकालना ही नहीं है, जब आपके दो ऑप्शन सही हो गए हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है आपको, उसको देखना ही नहीं है। जब दो ऑप्शन आपको निकाल लिए सही हो गए हैं तो उसको देखना ही नहीं है, ऑल ऑप्शन दे रखा है, ऑल में लगा देंगे। भाई उसमें टाइम वेस्ट क्यों करोगे आप निकाल के, ठीक है। क्लास में देखिएगा, मैंने आपको क्या ओके। कहते हैं करवाया था क्लास में मैंने, तो जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है मैंने ग्रुप में भेज दी थी, उसमें देखिएगा मैंने कैसे करवाया था, पूरा डेरिवेशन करवाया था मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सीओपी ऑफ पंप, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जब नहीं समझ में आया उसको बार बार पढ़िएगा। तो ठीक है, आपको यहाँ सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको पंप की सीओपी निकालनी है, तो सबसे पहले आपको पंप का डायग्राम याद होना चाहिए। डायग्राम मैंने क्लास में आपको करवाया था, तो किस तरह से बनवाया था वो आपको याद होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जिसको याद होगा वो डायरेक्ट आंसर कर देगा, जिसको याद नहीं होगा वो आप पहले क्या करेगा, डायग्राम बना के देखेगा। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पंप है, ठीक है। तो पंप में क्या करते थे हम लोग, एज अ वर्क इनपुट देते थे, ठीक है, वर्क इनपुट देते थे लोग। और ये आपका T1 होता था, ये आपका T2 होता था, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हीट के डायरेक्शंस होते थे वो आपके ऊपर की तरफ होते थे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका Q1 रहता था, यहाँ पे आपका Q2 रहता था, ठीक है। तो ये आपका हीट पंप का डायग्राम होता था, ठीक है। ये आपका सोर्स होता था, ये आपका सोर्स होता था, और ये आपका सिंक होता था, सबको याद होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब एक्चुअली में हमें करना क्या था, हमें सीओपी निकालनी थी। तो सीओपी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सीओपी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सीओपी का फार्मूला आपको मैंने क्या बताया था, रेफ्रिजरेशन प्रभाव है, रेफ्रिजरेशन प्रभाव, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन, बताइए क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या होगा बताइए, डब्ल्यू इनपुट, जो आप कार को सप्लाई कर रहे हो वह कार हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है। तो बस अब आपको फॉर्मूला पता चल गया, अब आप सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। आपको प्रभाव कहाँ मिलता था, रेफ्रिजरेशन प्रभाव आपको कहाँ मिलता था, तो पहले हम तो देखेंगे क्या है, ये पंप है। तो पंप का प्रभाव हमेशा ज्यादा तापमान पे मिलता था, पंप का प्रभाव हमेशा ज्यादा तापमान पे मिलता था। ज्यादा तापमान बोल का मतलब क्या है, यहाँ पे Q1 पे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपका हो जाएगा प्रभाव, क्या हो जाएगा Q1 अपॉन, अब देखिए डब्ल्यू इनपुट है, इसको हम लोग जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इनपुट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस
Q2। है ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि W इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, Q1 माइनस Q2, ये आपका आंसर निकल के आ गया। आप चेक कर लोगे ऑप्शन में कौन सा आंसर है, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से आप सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आपकी एसआई यूनिट है टीआर की, वो हम किस में निकालते हैं। एसआई यूनिट टीआर की है, वो हम किस में निकालते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, और टीआर का मतलब क्या होता है, टीआर जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका, एसआई यूनिट मात्रक है रेफ्रिजरेशन का, उसको शॉर्ट फॉर्म है टीआर, इसको बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसको हम लोग जो है किलो जूल पर मिनट में भी हमने निकाला है ऊपर, ठीक है, किलो जूल पर सेकंड में भी निकाला है, और किलो जूल पर सेकंड को हम लोग किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ऑल हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका ऑल आंसर जो है सही हो जाएगा, ये सारे सही हैं, तो आपका आंसर जो है ऑल आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह वैल्यू रहा है। सर 1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR, एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 TR। अभी आपने जो एक्चुअल वैल्यू 1 TR निकाली थी ऊपर, वो कितनी निकाली थी, एक तो 3.5 निकाली थी, ठीक है, 3.5 किलो वॉट निकाली थी, निकाली थी, निकाली थी। और उसके बाद जब इसको कन्वर्ट किया था उसमें मिनट में, तो कितनी आ गई थी, 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, 210 किलो जूल पर मिनट, ये दो वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने वैल्यू निकाली है वही वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। तो आप चेक कर लेंगे 210 और 303.5 कहाँ मिल रहा है, तो 210 ये है, 3.5 ये है। तो आप देखेंगे कि बी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन में दे रखा है बी एंड सी, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, वो जो सीओपी का मान होता है, जो सीओपी का मान होता है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो सीओपी आप निकालते हो, सीओपी आप कौन से केस में निकालते हो, जब आप दक्षता नहीं निकालते हो भाई, तभी तो आप सीओपी निकाल रहे हो, तो जब आप दक्षता नहीं निकाल रहे हो तो सीओपी आप एक तो रेफ्रिजरेटर के केस में निकालते हो और एक पंप के केस में निकालते हो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि सीओपी हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा सीओपी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्यों ग्रेटर देन 1 रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें आप ऑलरेडी जो है वर्क सप्लाई करते हो, है ना, वर्क आप सप्लाई कर रहे हो, तो उसके पास अपनी हीट भी होगी, वर्क भी सप्लाई कर रहे हो, है ना, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी इज ऑलवेज, ठीक है, तो जब सीओपी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, ये बता दिया, हमेशा एफिशिएंसी दक्षता आपकी क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। लेस देन 1 भाई, दक्षता कभी 100% होती है, एफिशिएंसी कभी नहीं होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है। तो आप सिंपल सा जो है डी ऑप्शन लगा के क्लिक कर दोगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ आइस।
ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो आपकी होती है वो आपकी होती है 335.4। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होती है वो होती है 335 किलो जूल, यूनिट भी याद रखना है आपको, किलो जूल पर केजी। तो आप चेक कर लोगे कि इसमें कहाँ पे, तो आप इसको लगा दोगे, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है पानी, पानी क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, या बोथ ए एंड बी। तो मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो बताया था जो आपका पानी है, जो आपका पानी है वो क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। पानी है आपका सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। तो आप जो है आसानी से जो है इसको कर दोगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेमिंग के ऊपर है, सिंपल आपसे कह रहा है वो कि इसका जो है CCl3F, इसका रेफ्रिजरेंट नेम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, CaH, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। CaHB, इसके बाद क्या आएगा FC, उसके बाद CLD। ठीक है, तो ये सब रहता था। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते थे किससे, इसको हम लोग कन्वर्ट करते थे अपने दिए हुए क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस जो आए होते थे दिए हुए, इसका नाम हमें कन्वर्ट करना है, इससे हम कन्वर्ट वो कर लेते थे। तो देख लेते थे, तो उससे देख लेंगे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना भाई। एक यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे इस सी के साथ ए, सी क्या है, कार्बन है, तो इससे कंपेयर कर लोगे। उसके बाद हाइड्रोजन है नहीं है, तो बी का मान 0 है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट है एफ है, एफ के साथ सी है, तो यहाँ पे भी एफ दे रखा है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डी है, ठीक है, डी के साथ क्या है, सी एल है, तो सी एल है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, सी एल के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये 3 हो जाएगा। इसको करने के बाद आप जो मेन फॉर्मूला होता था, है ना, जो नेमिंग करने वाला मेन फॉर्मूला होता था वो यूज कर लोगे, RA-1, ठीक है, इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर दोगे। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, B+1 इंटू सी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप सिंपल से क्या करोगे, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1, ठीक है, 1 - 1, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद v की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपको 0+1 आ जाएगा। उसके बाद फिर कितना है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे r, ठीक है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0+1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 ऑलरेडी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और ये लिख सकते हैं, R11, ठीक है। तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले भी वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, सीधे ऑप्शन में आपको ये वाला फार्मूला पूछ सकता है वो, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए सेम जो क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन हैव रेफ्रिजरेंट नेम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने क्लास में भी करवाया था आपको। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें भी नेमिंग करनी है अपन को। तो मीथेन का आपको सबसे पहले केमिकल
फार्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है ना, CH4। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहीं से जो है क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले से आप, जो मेन फॉर्मूला है आपका, इससे आप क्या कर लोगे, इसी से आप जो है कंपेयर कर लोगे, ए और बी का मान आपको पता चल जाएगा। तो कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये जो हमने लास्ट वाला निकाला था इसको हम लोग रब कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए ये हो गया है। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब लिख दो CH4 लिख दिया। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ दो ही तो मॉलिक्यूल है अपने पास, कार्बन है हाइड्रोजन है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी और डी का कोई वैल्यू ही नहीं है। C0 और D0। भाई सी के साथ क्या है, F है, F की कोई वैल्यू नहीं है। डी के साथ क्या है, डी के साथ आपका क्लोरीन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपका 0 0 हो जाएगा। बस जो आपका ये जो आपने मेन फॉर्मूला यूज करा था, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो R, उसके बाद क्या लिखा था, A-1। तो अपना 1 A की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा। उसके बाद B+1, ठीक है, B की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4+1। C की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा R050। ठीक है, इसका हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं R50। आप चेक कर लोगे कि भाई आंसर जो है किसमें है, R50 आपका ये है, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रेफ्रिजरेंट का, जो नेमिंग रेफ्रिजरेंट थी उसमें जो फॉर्मूले यूज होते थे तो उसी से है। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, तो उसमें एक ये वाला फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। B+C+D=2A+2। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी वो डायरेक्ट आपसे जो आपने फॉर्मूला यूज करा है ऊपर, है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करते थे। तो ये सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, RA+1 B+2 और इंटू C हो जाएगा। सर पहला होगा। हाँ सॉरी, इसमें जो है पहला होगा आपका RA-1 है ना। तो इसको जो है ये फॉर्मूले आपको, ये आपको एग्जाम में ये मिल जाएगा, है ना, RA-1 B+2 इंटू C। ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, R11 इज कॉल्ड, R11 क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो R11 है ये एक प्रकार का आपका रेफ्रिजरेंट है। ये एक प्रकार का आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट है, यानी एक रेफ्रिजरेंट गैस है जो कि फ्रिज में यूज होती है नहीं। तो इसका दूसरा नाम जो है आपको याद होना चाहिए, फ्रियोन 11 होता है, फ्रियोन 11 होता है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है फ्रियोन 11 होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R34। नेक्स्ट आपका कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R34। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपको याद करने का तरीका है, मतलब ये जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो R34 है वो क्या है। R34 भी एक क्या है भाई, ऑब्वियस ही बात है, R लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेफ्रिजरेंट गैस है, आपको कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद करना पड़ेगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -25 डिग्री सेल्सियस होता है, -25 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है, R134
ठीक है ना। ये वाली गैस आपको एसी में भी यूज होती है, जो एयर कंडीशन होता है उसमें भी कभी कभार ये वाली गैस यूज होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्राइन। ब्राइन क्या है, ब्राइन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ब्राइन तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राइन जो है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ब्राइन जो है क्या है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसमें क्या होता था, सोडियम क्लोराइड भी होता था, NaCl भी होता था, और CaCl2 भी होता था, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको पता होगा, तो आप जो है ये वाला आंसर बोथ A एंड B क्लिक कर दो, ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन COP ऑफ पंप एंड COP ऑफ R क्या होता है। तो आपको सबको पता होना चाहिए, जो रिलेशन होता है आपका COP ऑफ पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ R +1 होता था, है ना। मैंने आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, और जब RAC का चैप्टर 1 पढ़ाया था तब भी ये बताया था। तो ये चैप्टर 1, ये ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस पे आप टिक कर दोगे, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन पंप वी हैव टू फाइंड, जब हम लोग पंप में हम लोग क्या निकालते हैं। अभी हमने ऊपर जो है पंप का क्वेश्चन किया था, तो पंप में हमने क्या निकाला था, ऑब्वियस सी बात है COP निकाली थी, एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी हम कहाँ निकालते हैं, एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं हीट इंजन में। ठीक है, कहाँ निकालते हैं, हीट इंजन में, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो किसी भी तरह का बना के दे सकता है, तो आपको ये 17 क्वेश्चन का आपका A ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का उल्टा पूछ लिया उसने, कि अगर आप पंप में COP निकाल रहे हो तो फिर हीट इंजन में क्या निकालोगे। तो अभी मैंने बताया आपको, हीट इंजन में क्या निकालते हो, एफिशिएंसी निकालते हो। तो आप B ऑप्शन जो है टिक कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए 19 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल जो है किसके बारे में, ये न्यूमेरिकल रेफ्रिजरेटर के बारे में। किसके बारे में है, रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो आपको रेफ्रिजरेटर का जो डायग्राम है वो पता होना चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है कैसे बनता है तो वो पता होना चाहिए। तो अभी क्या कहते हैं, मैंने आपको डायग्राम बनाया था पंप का, है ना, बना के दिखाया था। अब बनाते हैं रेफ्रिजरेटर का। तो देखिए यहाँ पे ये सोर्स होता था, और यहाँ पे ये सिंक होता था। ठीक है, और यहाँ पे ये R होता था, ये आपका R हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वर्क सप्लाई करते थे। ठीक है, W इनपुट देते थे। ये आपका T1 होता था यहाँ पे, सोर्स का तापमान, और यहाँ पे T2 होता था सिंक का तापमान। अब देखिए इसके डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ रहते थे, बताया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा। अब जहाँ पे T1 रहता था वहां पे Q1 रहता था, जहाँ पे T2 रहता था वहां पे Q2 रहता था। ये हो गया। अब सिंपल सा इसमें क्या कह रहा है, अब हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है देखेंगे। तो वो कह रहा है कि W इनपुट फॉर रेफ्रिजरेटर इज 80 किलो जूल पर केजी, यानी कि उसने W का मान डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, W इनपुट डायरेक्ट दे दिया है, कितना, 80 दे दिया है। ये आपका गिवन हो गया। आगे चलेंगे, देखेंगे रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है उसने कितना, 16 किलो जूल पर केजी दे रखा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिख लेंगे, कितना दे रखा है, 16। सिंपल सा क्वेश्चन। अब आपसे क्या कह रहा है, COP निकालनी है। आपको पता होना चाहिए COP ऑफ किसकी निकालनी है, R की निकालनी है। क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि रेफ्रिजरेशन प्रभाव अपॉन W इनपुट। ठीक है ना, यही तो होता था, नहीं होता था, बताइए। ठीक है,
तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दे रखा है आपका, 16 दे रखा है, ठीक है। हाँ एक चीज और सुनिए, ये तो आपको उसने क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो फ्रिज है इसका जो रेफ्रिजरेशन प्रभाव होता है वो हमें कहाँ मिलता है, इधर मिलता है Q2 पे, Q2 मिलता है इसका रेफ्रिजरेशन प्रभाव। पंप का कहाँ मिलता था, Q1 पे मिलता था। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में तो खैर आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि दे रखा है, तो फॉर्मूला पुट कर दोगे। तो ये आपका 16 यहाँ पे दे रखा है, और क्या कहते हैं आपका W कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला जब याद होगा जब आपको डायग्राम याद होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16/80 आ जाएगा। तो 16/80 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। जब 16/80 को हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 आ जाएगा जब हम 16/80 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखें ऑप्शन में आपको आंसर ये है नहीं है, तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है अगर आप नहीं भी करते तो आपको नंबर मिल जाते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ द डाउट में जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है जो सही आंसर है वो है नहीं है, तो इसमें सबको नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको तरीका पता होना चाहिए। 0.2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि अब वो पंप की बात कर रहा है, पंप की बात कर रहा है, और कार्नोट पंप दे रखा है, और तापमान दे रखा है, ठीक है। सोर्स और सिंक का COP निकालनी है। सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जो आपका पंप का डायग्राम होता है और जो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो ये आप कर दोगे पंप, ठीक है, ये आपका पंप हो जाएगा। अब वो आपसे क्या कह रहा है, कि COP निकालनी है। तो सिंपल सा जो COP, ठीक है, COP किसकी, पंप की COP क्या हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पंप का कहाँ मिलता है, ऊपर मिलेगा। तो क्योंकि कार्नोट दे रखा है, कार्नोट जहाँ लिखा हुआ है तो वो हम तापमान यूज करेंगे, तापमान हमें दे रखा है। उसके बाद W इनपुट हो जाएगा, W इनपुट क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये हो जाएगा आपका। तो आपका